नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान चुनावी चर्चा में। मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो 19 सितंबर यानी आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह रहीं। एक विशेष सत्र से नए संसद भवन में कार्रवाई की शुरुआत और दूसरा दशकों से अटके महिला आरक्षण विधेयक को पहले ही दिन लोकसभा में पेश करना। संसद की मुहर के बाद बिल को कानूनी अमली जामा पहनाकर 33% महिलाओं को विधानसभाओं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनका जायज हक दिया जाएगा। अगर मोदी सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनने में कामयाब रहा तो देश के साथ ही राजस्थान की लोकसभा सीटों और विधानसभा की तस्वीर में भी बड़ा बदलाव आएगा। राजस्थान में आधी आबादी के इसी हक पर आज होगी चुनावी चर्चा। हर दिन की तरह मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ दोनों पार्टियों की प्रवक्ता और वक्ता हमारे साथ मौजूद होंगे। वहीं हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी कार्यक्रम में जुड़ें और बताएं कि किस तरह से जो महिला आरक्षण बिल है उसको कैसे सरकार कानूनी अमली जामा पहनाकर देश भर में लागू करने की तैयारी में है, क्या इसके मायने होंगे और किस तरह से इसे लागू किया जाएगा। तो आज आपने देखा संसद में नए संसद भवन की जो ही पहले सत्र की शुरुआत हुई तो आज पहले ही दिन सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया और इस पर अभी लगातार चर्चा जारी है और सभी दल अपने विचार इस पर रखेंगे। और इसके बाद दोनों सदनों में जो प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि दोनों सदन इस पर समुचित चर्चा कर इसे पारित कराने में योगदान दे ताकि महिलाओं को राजस्थान ही नहीं राजस्थान से परे तमाम राज्यों की विधानसभाओं और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में महिलाओं को जुड़ा उनका हक उन्हें मिल सके। लगातार कल से एनडीटीवी अपने पूरे कार्यक्रमों के जरिए, अपनी सूचनाओं के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए और अपने विशेष संवाददाताओं की टीम के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अभी महिलाएं अपने हक से इन बड़ी बड़ी पंचायतों में, देश की पंचायत में, विधानसभाओं में अपने हक से वंचित हैं। जैसा राजस्थान का रुख करें तो वहाँ 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन अभी सिर्फ 3 महिला सांसद हैं। तीनों ही भाजपा के खाते में सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं। कानून लागू होने के बाद राजस्थान में 8 महिला सांसद चुनकर जाने लगेंगी। इसी तरह से 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। अगर महिला आरक्षण अमली जामा इसको जल्द पहना दिया जाता है तो राजस्थान विधानसभा में 66 महिलाएं हमें विधायक के तौर पर देखने को मिलेंगी। और राजस्थान की महिलाओं ने वीरों की धरती है जिस तरह से कहा जाता है। ऐतिहासिक काल से अगर हम देखें तो चाहे मुगलों के खिलाफ हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो, महिलाएं नारी शक्ति राजस्थान की एक बड़ा प्रतीक रही हैं। और मौजूदा लोकतंत्र के दौर में भी अगर पुरुषों के मुकाबले देखें तो जो महिलाओं का प्रतिशत है जीत का वो उनसे कहीं ज़्यादा रहता है। यानी जितनी सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़ी होती हैं और उसी तादाद में, हालांकि जाहिर तौर पर पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या कम रहती है, लेकिन जीत का प्रतिशत वो उनसे ज़्यादा रहता है। और पिछले कुछ चुनावों में तो महिलाओं की भागीदारी राजस्थान में ख़ास तौर पर बढ़ी है। राजस्थान में एक बड़ी बात ये देखने को मिली है कि पिछले चुनाव में तो लगभग 74% मतदान हुआ, लेकिन पुरुषों के बराबर उन्होंने भागीदारी दी। अगर ये महिला आरक्षण बिल पास होता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन जाता है तो राजस्थान में विधानसभा में 66 महिलाएं जो है विधायक बनेंगी। 1990 से 2018 तक के चुनाव की जो स्थिति है वो भी हम आपको इस आज के चुनावी चर्चा में दिखाएंगे कि किस तरह से महिला चुनाव दर चुनाव अपनी भागीदारी बढ़ाती रही हैं और जो है अपनी संख्या विधानसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन लगातार बढ़ा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ एकता अग्रवाल बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, उनसे हम जानेंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जल्द मौजूद होंगी। एकता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि ऐतिहासिक दिन है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, दशकों से पेंडिंग था ये कदम और अक्सर संसद में आया, बहस हुई, गिर गया, काफ़ी पक्ष विपक्ष होते रहा। लेकिन इस बार जिस संकल्प के साथ सरकार आगे आई है और क्योंकि आपकी सरकार इस वक्त ऐतिहासिक बहुमत में है पिछले दोनों टेन्योर से लोकसभा चुनाव के बाद, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस बिल को पारित होने को लेकर और किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि देश में
आधी आबादी की, यानी खुद आप भी उसी से ताल्लुक़ रखी, तो किस तरह से तस्वीर बदलेगी महिलाओं की नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनने के बाद? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं तमाम नारी शक्ति की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि 3 दशकों से जो दर्द था, जो महिला आरक्षण की जो हम मांग कर रहे थे, उसको नैतिक रूप से साहस पूरा करने का अगर कार्य किया है तो वो मोदी जी ने किया है। मैं ये मानती हूँ कि ये आरक्षण हमें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हम सभी ने देखा कि यूपी की सरकार थी जब 2010 में, तो मनमोहन जी इस बात से डर गए कि कहीं ना कहीं जो उनका इंटी गठबंधन है, जिसको हम और भारत की तमाम जनता घमंडिया गठबंधन कहती है, वो उन्होंने इसको लाने नहीं दिया क्योंकि उनकी राजनीतिक मंशा ऐसी नहीं थी। लेकिन अब मोदी जी अपने नैतिक साहस से बल से इसको लेकर आए हैं और जनता का खूब आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और इस आरक्षण के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो नारी शक्ति है वो अब कहीं ना कहीं देश के जो पॉलिसी मेकर्स में शामिल होंगी और देश के विकास में एक नया अध्याय रचेंगी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम ये उठने जा रहा है। और मोदी जी ने महिलाओं के दर्द को समझते हुए, महिलाओं के की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए एक कदम उठाया है, जिसको भारत की तमाम नारी शक्ति ही नहीं, हमारे भारत का पूरा इतिहास याद रखेगा। एकता जी, आपने जिस तरह से जबरदस्त ढंग से बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ये पहल की है, और 3 दशकों से आप जैसा बता रही हैं कि ये एक पहल थी, एक शुरुआत हुई, लेकिन कभी भी ये फलीभूत नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से आप पैरवी कर रही हैं, जाहिर तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। भाजपा ये भी आरोप है कि भाजपा इस तरह के जो मूव हैं वो चुनाव के ऐन पहले ही लाने के लिए जानी जाती है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके। मेरा आपसे सवाल सीधा सा है, पिछले 10 साल से आपकी भाजपा की सरकार केंद्र में है, 2018 में तक भी आपकी सरकार राजस्थान में थी, आप क्यों ना अपने टिकटों के जरिए, अगर ये अधिनियम नहीं बन पाया था तो पिछले 3 दशकों में क्यों नहीं आपकी पार्टी ने टिकटों के जरिए ही महिला भागीदारी सुनिश्चित की आपकी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी सदैव ही महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व की मांग करती आई है और उसको कहीं ना कहीं सदन में रखती हुई आई है। ये सिर्फ विपक्ष की एक बौखलाहट है, इंडी गठबंधन की एक बौखलाहट है जो साफ नजर आ रही है। मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी कि जब हमारे वाजपेयी जी थे तो वो इसको 7 बार लेकर के आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और आप देखेंगे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 11% महिला रिजर्वेशन दिया और 2014 में हमारी 14% महिला सांसद चुन के आई। तो हमारी राजनीतिक मंशा तो सदैव ही रही है कि मातृशक्ति ज्यादा से ज्यादा नारी शक्ति आगे आए और देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चलें। एकता जी, मेरा सवाल आपके टिकट बंटवारे को लेकर था। अक्सर ये आरोप लगते हैं सिर्फ भाजपा पर नहीं, तमाम पार्टियों पर, अगर वाकई वो हितैषी हैं महिलाओं की, तो क्यों ना वो टिकटों का जब बंटवारा होता है विधानसभा में विधायकों के उम्मीदवारों के लिए और लोकसभा में सांसदों के लिए, तो क्यों नहीं वो जिस तरह से हितैषी पैरोकार बनते हैं राजनीतिक बयानबाजी में, वो उनके ऑन पेपर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है जब टिकटों के बंटवारे होते हैं? क्यों नहीं 200 विधानसभाओं पर इस बार अगर आप सीटें अनाउंस करते हैं, क्योंकि चूंकि ये लागू तो अभी हो नहीं पाएगा अगर ये बिल पास भी हो गया, तो क्यों नहीं इस बार बीजेपी पहल करे? 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप 66 टिकट जो है महिलाओं को बांट दीजिए। जवाब पहले ही दे चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ रही है। 2014 में 14% महिलाओं को 14% हमारी सांसद चुन के आई है और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम ये जब बिल लेकर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अधिक से अधिक सक्षम महिलाओं को उतारने का काम करेगी। नहीं तो ये आप क्या उस तरह की बात कर रही हैं जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन में कहा कि पार्टियां जो है इनफेक्टिव कैंडिडेट्स को उतारती हैं अगर ये इस तरह के कानून के जो दुष्प्रभाव इस तरह से हो सकते हैं कि कमज़ोर प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी काफ़ी पलटवार किया। तो क्या उसी बात को आप कह रही हैं कि इफेक्टिव कैंडिडेट उतारेंगे आप? आपको भी कहीं संशय है कि इस तरह के कानून से इस तरह के कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। पहली बात तो नारी शक्ति अपने आप में ही पूर्णतः सक्षम है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। अगर आप साक्षात रूप में कहें
तो वो जननी है, तो उसकी क्षमता में तो किसी प्रकार का आप संशय ही नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि सारी जो हमारी नारी शक्ति है वो कहीं ना कहीं सक्षम है, लेकिन उनको एक ना कहीं हम एक प्लेटफॉर्म उनको देना है कि वो इस कदम के और आगे बढ़े, जो कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देते आई है और उसको साकार रूप में देने का वो विचार कर रही है और ऐसा नैतिक साहस दिखा रही है। जी, अब ये राजनीति में जाहिर तौर पर आपने कहा नैतिक साहस से बड़ा मायने रखता है, जो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अक्सर उसी के लिए जाने जाते हैं, अब हाई मोरल ग्राउंड के लिए और पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी। मेरा आपसे अगला सवाल एकता जी ये है कि अब क्योंकि ये जिस तरह से अब सदन में इस पर चर्चा हो गई है, तो कुछ पार्टियां, कुछ दल खास तौर पर, हालांकि इसके पहले भी खिलाफ थे, आपने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया, मनमोहन सिंह की सरकार भी इसको लेकर गई, और अभी भी कुछ जो दल हैं वो दबे छिपे इसके खिलाफ धीमे स्वर में बोल रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने कोटा विद इन कोटा की बात अभी से कर दी है कि महिला आरक्षण हो, लेकिन फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण हो, ओबीसी के लिए भी हो। तो इस तरह से इन सवालों से आप कैसे डील करेंगे? देखिए, मैं आपको साफ रूप से कहना चाहूंगी कि ये बौखलाहट है उन तमाम विपक्षी पार्टियों में, स्पेशली ओवैसी जैसे लोगों में, जो महिला अधिकारों के पक्षधर नहीं है। वो 3 तलाक के भी पक्षधर नहीं थी, और एक बहुत बड़ा डर था जो हमारी मुस्लिम बहनों के अंदर पड़ रहा था, जिसको अगर इतने सालों में समझने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी और इस तमाम भारत देश के जनसेवक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जिन्होंने इस बात को समझा। और ये जितनी भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस प्रकार से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुकी हैं कि जो महिला वोटर हैं, जो मातृशक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत पसंद करती आई हैं। और हमने देखा कि पिछली बार भी कितना ज्यादा अधिक वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो उनको कहीं ना कहीं ये भय है कि अगर इस प्रकार का बिल पास होता है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा ही, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है और जो उनका वोट प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो वो इसका विरोध जरूर करेंगे। लेकिन आप आगामी जो इस वक्त पे सबसे बड़ी जो चुनौती आपके सामने वो राजस्थान विधानसभा चुनाव है ना, और आप बोल रही हैं कि ये कानून जाहिर तौर पर अभी मोदी सरकार ले आई है, निश्चित रूप से महिलाओं को एक बड़ा संदेश जाएगा चुनाव में। लेकिन राजस्थान में तो गहलोत सरकार का ये दावा है कि महिलाएं उनके पक्ष में हैं, क्योंकि चाहे वो स्मार्टफोन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला के लिए 500 रुपये में सिलेंडर देना हो, चाहे उनको राजस्थान रोडवेज़ में राहत टिकटों में राहत देना हो, फेयर में किराए में राहत देना हो, बाकी तमाम सुविधाएं उनको, महिलाओं को काफ़ी हद तक दी जा रही हैं। तो उनका कहना है कि महिलाएं तो जो है उनके साथ खड़ी हैं, उनकी राहतों के साथ खड़ी हैं, आप तो उनके लिए आफत पैदा कर रहे हैं। देखिए, गहलोत सरकार ने आफत तो खुद महिला शक्ति के लिए राजस्थान में पैदा कर रखी है। वो ऐसे मुख्यमंत्री है जो पिछले 4.5 से भी ज्यादा साल से सोए हुए हैं। आपने देखा कि हमारे राजस्थान जो वीर वीरांगनाओं की भूमि हुआ करता था, वीर योद्धाओं की भूमि हुआ करता था, वो राजस्थान आज रेपिस्तान में बदल गया है। और वो राजस्थान जहां महिला शक्ति बहुत ही सुरक्षित थी, जहां उसे कन्या के रूप में माना जाता था, नारी शक्ति के रूप में माना जाता था, माँ दुर्गा के रूप में जहां उसकी पूजा की जाती है, लेकिन वही जो नारी शक्ति है वही आज महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। और महिला की चीख पुकार जो है, आप रोज मीडिया में आप लोग बैठे हैं, आप सुनते हैं, भारतीय जो भारत की जनता है, जो हमारी राजस्थान की जनता की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही अधिक त्रस्त हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो कुंभ निंद्रा में कहना चाहूंगी कि वो कुंभ निंद्रा में सोए हुए हैं। वो सिर्फ फ्री मोबाइल बांटने का काम कर रहे हैं, और फ्री मोबाइल भी किस प्रकार से बांटे जा रहे हैं उसके रोज वीडियो आ रहे हैं कि किस प्रकार की तानाशाही वहां की जा रही है। और महिलाएं मोबाइल लेने के बाद में भी कह रही है कि मोबाइल तो किसी से भी लेंगे, वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को करेंगे। तो इससे अशोक गहलोत जी को समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो रेवड़ियां बांटने का जब काम कर रहे हैं, जिसका आर्थिक रूप से संकट भी सरकार पर ही पड़ने वाला है, उनको वो समझ में नहीं आ रहा कि आपकी इस प्रकार की रेवड़ियां बांटने से कुछ नहीं होगा। महिला शक्ति जाग चुकी है, वो ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उनके भाई हैं। उन्होंने ही इतने सालों में उज्ज्वला का जो दर्द समझा,
आप देखते थे किस प्रकार से महिलाएं उनका धुएं से उनका खराब हो जाता था, स्वास्थ्य खराब हो जाता था। अगर पहली बार किसी ने समझा तो वो आदरणीय मोदी जी थे। अगर शौचालय की बात करें तो इतने सालों से कांग्रेस ने राज किया, लेकिन वो महिला का दर्द नहीं समझ पाई कि जब सुबह उठ करके जब वो शौच के लिए बाहर जाती है तो किस प्रकार का दर्द एक बाप में, बेटी में और एक माँ में रहता है। तो उस दर्द को समझने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी थे। तो ये जो शगुफे ये गहलोत जी छोड़ रहे हैं उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो नारी शक्ति एक बच्चे को जन्म देना जानती है, वो समय आने पर अशोक को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम करने वाली है। एकता आप बड़ी बेबाकी से बात कर रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सवालों का जवाब खुलकर दे रही हैं। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि जब बात महिलाओं के प्रतिनिधित्व की हो रही है तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं पर खासा काम करते रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी, अभी जब नए संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे तो अपना आज भाषण में भी उन्होंने कहा कि चाहे इसी पुराने सदन में ट्रिपल तलाक का कानून जो है उसे ख़त्म करने के लिए बनाया गया, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की और तमाम योजनाएं जो शुरू की जाती हैं, और अब महिला आरक्षण विधेयक। तो क्या माना जाए कि राजस्थान में इस बार भाजपा की चेहरा भी महिला ही हो सकती है फिर से? देखिए, ऐसा जो डिसीजन है वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करने का काम करता है। हमारी जो संसदीय समिति है वो उसको तय करती है, और जिसको भी वो आशीर्वाद देती है हम सब तमाम नारी शक्ति और बहनें उसके साथ मिलकर के काम क्यों ना मतलब आप तो महिला हैं, आप बतौर महिला आप ये प्रतिनिधित्व की पैरवी तो कर ही सकती हैं। क्यों नहीं राजस्थान का प्रतिनिधित्व आपकी महिला चेहरे के हाथ में हो? आपके तो यहाँ महिला देखिए, हमारे तो दो बार जो हमारी मुख्यमंत्री जी रह चुकी है वसुंधरा जी, उनको ऑलरेडी 2 बार प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है। अब नहीं मिलेगा। हम तो नारी शक्ति की तो अब क्या बोलना चाहते, अब प्रतिनिधित्व देते आए हैं। आप क्या बोलना चाहते कि अब नहीं देंगे आप, कि 2 बार मिल चुका है? मैंने आपको पहले कहा, जनता की डिमांड और केंद्रीय नेतृत्व और हमारी जो संसदीय समिति है वही डिसाइड करती है कि कौन चेहरा होगा, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। चलिए एकता, हमारे साथ कांग्रेस से संगीता गर्ग जी भी मौजूद हैं। संगीता जी, आप थोड़ा देर से जुड़ पाई, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम चुनावी चर्चा में हर दिन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। संगीता जी, तो जैसा आपने देखा, आप भी वाकिफ हैं कि महिलाओं का मामला है, और जब महिलाओं की बात आती है, भले बराबर आधी आबादी, लेकिन पूरे हक की अक्सर मांग उठती रही, और उसे देखते हुए केंद्र अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आया है, जिस पर आज लोकसभा में पेश किया गया। तो इसमें अगर बीजेपी ने आगे आकर इसका श्री गणेश किया है तो आपको तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, आप भी सेलिब्रेट करेंगी इसे? देखिए मनीष जी, आपने आपत्ति शब्द मुझे लगता है गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब पहली कांग्रेस ने करी है 2010 में सोनिया जी ने पहल करी थी, और राजीव जी का ये सपना था कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज में अगर रिजर्वेशन किसी ने दिलाया है तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिलाया। स्थानीय निकाय चुनाव में अगर रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को तो वो माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन थी, और उनका सपना था कि महिलाएं सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ हुई हैं तो राजनीतिक स्तर पर सुदृढ़ क्यों नहीं। तो उनका सपना आज सार्थक होने जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी, आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मैं देश की तमाम मातृशक्ति को और तमाम मेरी महिला साथियों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि राजीव जी का सपना आज साकार होने जा रहा है। तो मेरी जो बहन यहाँ बैठी है एकता जी, इनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि कांग्रेस ने अच्छी पहल करी थी और सोनिया जी ने एक पहल करी, उसके बाद आज हमें रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। लेकिन आज भी देखिए, थोड़ा सा तकलीफ इस बात की है कि जो मेरी महिलाएं बहनें इंतजार कर रही थी कि आज हमें इस चुनाव में कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, तो आज 2029 की बात की गई है, लेकिन 2029 तक हमें और इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन फिर भी एक पहल हुई है, और पहल किसी ने भी करी हो, लेकिन मैं थोड़े अभी संसद का जब सत्र शुरू हुआ तो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद दिया, और उन्होंने कहा, एक सत्यता के साथ एक बात करी। तो पहली बार मुझे लगा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात करी कि नेहरू जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, और तमाम हमारे लीडर्स को धन्यवाद दिया, जो हमेशा ये कहते रहे कि साहब 70 साल में आपने क्या किया, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं,
काम हुआ और नेहरू जी ने काम किया, अदरवाइज तो हम देखते हैं तो कि आप भारतीय जनता आज जो हमेशा पास्ट की बात। संगीता जी, जो आज ये कदम है मोदी सरकार का, तो ये धन्यवाद के पात्र नहीं है आप कांग्रेस की ओर से? आप क्या कह रहे हैं मनीष जी? कुछ मैं समझ नहीं पाई, क्या बोले आप? आपने कहा है कि बीजेपी, मोदी ने धन्यवाद दिया कांग्रेस को उनके पुराने कामों के लिए, तो जो आज बीजेपी कर रही है, आज बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक लेके आ रही है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से वो धन्यवाद के पात्र नहीं है? आज सत्यता के साथ बात करना ये बल्कि आपका बड़प्पन दिखाता है कि आप उस सत्यता के साथ बात करें, जिसने जो काम किए हैं उनको आप माने और जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। वही बड़प्पन मैं वो जो बड़प्पन उन्होंने कहा कि सब नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया, उन्होंने उन तमाम कांग्रेस की लीडर्स को धन्यवाद दिया। तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जिनको कहना चाहिए कि द्वेषपूर्ण राजनीति से हटकर एक सत्य की बात करी तो अच्छी बात थी। इसी तरीके से मैं हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है बीजेपी की प्रतिनिधि एकता जी से ही कहना चाहती हूँ कि आप धन्यवाद सत्य पर आपसे सोनिया जी ने एक पहल करी थी और राजीव जी के सपने को साकार करने के लिए उस दिशा में काम किया था। संगीता जी, मैं आपके पास लौटूंगा। संगीता जी, मैं आपके पास लौटूंगा, इसी सत्य की और जांच करेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट जयपुर से इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। श्याम जी, तो ऐतिहासिक दिन आज है, जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में आज पेश हुआ है और प्रधानमंत्री ने भी 19 सितंबर को बताया कि ये एक ऐसा दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ, नेता भी हमारे साथ मौजूद, दोनों महिलाएं हैं संयोगवश, लेकिन आरोप प्रत्यारोप इसमें अभी भी हैं। अब बीजेपी बोलती है कांग्रेस ने अटका कर रखा, कांग्रेस के नेता कह रही हैं कि जो है आज मान लिया मोदी जी ने कि भाई कांग्रेस ने जो है काम किया था, उनको धन्यवाद देने का सत्य उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस ये सत्य जो आज हुआ है वो उसको स्वीकार नहीं कर रही है। आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि खुद कांग्रेस की ओर से बोला गया है कि खड़गे साहब को आज काफी बीजेपी ने घेरा कि पार्टियां इसके बहाने कमजोर दावेदार खड़ा कर सकती हैं। देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर राजनीति करने का दिन है, राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो ये बिल पेश हुआ था संसद में, और उसके बाद में देखिएगा कि राजीव गांधी के टाइम भी बात चली थी लेकिन नहीं हो पाया, नरसिंह राव के टाइम में और मनमोहन सिंह के टाइम में भी राज्यसभा में तो पारित ही हो गया था ये। लेकिन देखिए बिल पारित होने के बाद भी क्या ये कि परिसीमन नहीं हो पाएगा, इसका बाकी चीजें नहीं हो पाएगी, तो ये 2029 से लागू होगा। तो अब देखिए कि वोटों की राजनीति फिर आ जाती है। मेरे कहने का मतलब, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सर्वसम्मति से इसको पास करें, ताकत मिलेगी इस बिल को, लेकिन बिल को पास करने के बाद भी ये 2024 का सपना तो किसी को, महिला को मिल नहीं पाएगा ना विधानसभा में। 2026 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जरूर आएगा, 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इसका लाभ महिलाओं को मिल पाएगा। जिस तरह की स्थितियां राजनीति में हमेशा श्रेय लेने का अधिकार सबको होता है, वो कह रहे कि हमने रखा, लेकिन ये सही बात है कि अधीर रंजन कह रहे थे कि हम बिल आज भी लोकसभा में, पार्लियामेंट में मौजूद है। अभी इसकी सच्चाई जानने के लिए तो अब अधीर रंजन को भी अपने तथ्य पेश करने के लिए अधिकार है, वो नवी प्रधानमंत्री ने भी कहा है। लेकिन ये बिल वापस से पारित होने के लिए आया है, जैसे सपा ने कहा, हम भी उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने जब देखिए अधीर रंजन जब बोल रहे थे तो सोनिया गांधी बैठी थी तो उन्होंने कहा कि हमने तो पीडब्ल्यूसी की बैठक में से पारित करने की मांग की है, अब उसको पीछे करने की बजाय तब राजनीति करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2024 में राजनीति होगी इसको लेकर के और वोट मांगे जाएंगे। फिलहाल भाई दोनों तरफ से, हालांकि चुनाव के वक्त पर इस तरह के बिल का आना जाहिर तौर पर उसी तरह का संकेत देता है। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस और भाजपा अभी भी, हालांकि क्योंकि अब भाजपा केंद्र में है और वो इस विधेयक को लेकर आई है, जो कि निश्चित ही एक सराहनीय पहल है, लेकिन राजनीति अक्सर कभी किसी मुद्दे पर थमने का नाम लेती नहीं है, और भारतीय राजनीति में तो खासकर वो बहुत ही दुर्लभ होता है जब तमाम पार्टियां एक पेज पर हो, एक ही ढंग की सोच के साथ में आगे बढ़े। तो आरक्षण विधेयक पेश हो गया आज लोकसभा में, इस पर चर्चा होगी, पारित होगा, लेकिन इसके लागू होने में अभी समय लगेगा। पहले लागू होने के बाद डिलिमिटेशंस होंगे, निर्वाचन क्षेत्र तय होंगे, उसके बाद इसे
15 साल के लिए लागू करने का प्रावधान इसमें क्या है। लेकिन दिलचस्प बात ये देखना होगा कि तब तक क्या ये तमाम पार्टियां जो अपने बयानबाजी में महिला आरक्षण और महिलाओं को बराबरी देने की पैरोकार हैं, क्या अपने टिकटों के अनाउंस में तब तक जब तक ये कानून नहीं बनता है तब तक उनके टिकटों में 33% का ये जो आंकड़ा है या आरक्षण है, क्या ये वाकई दिखाई देगा, जिसकी सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट राजस्थान विधानसभा चुनाव होगा। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।